हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ फ्लैट 42 का पार्ट 5 लेके। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिन्ड कमेंट में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उन पार्ट्स को देख सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू पार्ट 5 ऑफ द स्टोरी। जब मैंने पहली बार नताशा को देखा तो मुझे सिर्फ नैना याद आई। उसका चेहरा, उसकी स्किन चेहरे से पिघलती हुई, उसके जलते हुए बालों की बदबू और वो आवाज़ जो वो चीख रही थी। मुझे काउंट करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन वो लोग जितने मैंने सोचे थे उससे ज़्यादा थे। शायद ये वही 15 लोग थे जिनके बारे में मेहरा ने मुझे बताया था, जो उन फ्लैट्स में घुसे थे जो बाद में जल गए। मुझे तो पहले ही पता था नताशा उनमें से एक ही थी। आदित्य और अदिति ने टीना के स्कर्ट को पकड़ लिया, डर के मारे कांप रहे थे। मैं उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद भी हर बार जब उन लोगों की खाली आंखों में देखती थी तो कांप जाती थी। हाय टीना, बच्चों ने कहा कि हम थोड़ा चीनी ले सकते हैं, उसने डरावने अंदाज में कहा और साथ खड़ी डरी हुई फैमिली की तरफ देखकर मुस्कुराई। कुछ देर घूरने के बाद नताशा ने मुझे देखा। लग रहा था जैसे वो पूरे ग्रुप की स्पोक्स पर्सन हो। तुम्हारी दोस्त कैसी है? अफसोस हुआ विजिट ख़त्म करना पड़ा। मुझे उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी। उसके बारे में एक शब्द मत कहना, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पागल औरत, मैंने चिल्ला के कहा। मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देख सकती थी। तुम और तुम्हारे डरावने दोस्त मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुम्हें इस औरत या उसके बच्चों को कुछ नहीं करने दूंगी। नताशा हंसी। मेरी तो सांसें रुक गई। मैं अच्छा बोल सकती हूँ, पर मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। कुछ दिन पहले तक मैं एक नॉर्मल लड़की थी जो अपने हस्बैंड के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए एक्साइटेड थी। और अब मेरा हस्बैंड मर चुका है, मेरा फ्लैट किसी हॉरर मूवी का सेट बन गया है और मैं किसी फायर की शक्ति वाले डिमोनिक नेबर्स से उन बच्चों को बचाने के लिए खड़ी हूँ जो खुद कुछ अजीब से लगते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता तो मैं झूठ नहीं बोल रही थी। कुछ तो था मेरे अंदर जो इन लोगों से डर को मिटा रहा था। अब सिर्फ एक ही बात थी, उन लोगों को बचाना। जिंदगी सच में अजीब मोड़ ले लेती है। मुझे पता है कि तुम नहीं डरती, नताशा बोली। मैंने देखा था तुम्हारी आंखों में जब तुमने वो बड़ा सा चाकू मेरे गले में घुसा दिया था। इसीलिए हम यहाँ आए। मेरे भाई बहन डरावने नहीं हैं, तुम लोग हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मतलब है। हम तुम लोगों को रोज़ देखते हैं, वही रूटीन, वही बोरिंग ज़िंदगी, कुछ बदलता नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है और फालतू है, इसीलिए हमने आग लगाई सालों पहले। उसकी बातों में हंसी थी, जैसे कोई कार्टून का विलन जो फाइनली 138 एपिसोड पे अपना शिकार पकड़ ले। वो लोग बेकार नहीं थे, टीना ने धीरे से कहा। क्या कहा टीना? कुछ कहना चाहती हो? नताशा अब विलन से एक स्कूल बुली बन गई थी। उसकी आवाज़ से मेरी स्किन ठंडी पड़ रही थी। मैं तब छोटी थी, पर वो लोग मेरे माँ बाप के दोस्त थे। वो अच्छे लोग थे, टीना ने थोड़ा हिम्मत से कहा। बाकी लोग बिल्कुल चुप थे, सिर्फ घूर रहे थे। तुमने लोगों को जिंदा क्यों जला दिया? क्या मिल गया उससे? मैंने पूछा, नताशा और टीना के बीच में थोड़ा आके। मुझे पता था वो अब कुछ करने वाली थी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकते थे। हम सब अमन के साथ रह रहे थे, हमारा ग्रेट लीडर। उसने हमें सिखाया था कि कैसे जीना है। उसने आसपास के खड़े लोगों की तरफ हाथ से इशारा किया। अमन का नाम लेते ही सब लोगों के चेहरे पे अजीब सी डिवोशन सी आ गई। अमन का भाई शुभम यही रहता था, उस फ्लोर पर जिसे हमने जला दिया। कभी कभी हमें वहाँ चिल करने देता था, लेकिन वो हमारी तरह लाइफ जीना नहीं जानता था। उसे हमारी बातें पसंद नहीं थी, पर जब हमारी पुरानी जगह छूट गई तो उसने हमें अपने यहाँ ले लिया। हमारा ग्रुप कभी भी समाज के रूल्स में जीना नहीं मानता था। हम रात भर जागते थे, जब चाहे तब जाते थे, तब आते थे, म्यूजिक सुनते थे और अपने अंदर झांकते थे। टीना ने गुस्से में बच्चों को अपने पीछे धकेला और चिल्लाई, तुम सब एक मेंटली इल आदमी के पीछे भागने वाले पागल हिप्पी हो। अपने मुंह से क्या बोल रही हो तुम? कितना टिपिकल कल्ट लग रहा है ये सब, टीना ने चिल्ला के कहा। मैं खुद भी हैरान थी उसके रिएक्शन से, पर मैं भी सहमत थी। ये सब कल्ट ही लग रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था। पूरे एक फ्लोर के लोग इस चक्कर में मर गए। टीना के रैंट के ख़त्म होते ही पीछे की खिड़की के पर्दे में आग लग गई। मैं डर से उछल गई। मुझे बोर कर दिया तुम लोगों ने कल्ट कह कह कर। पीछे से एक आवाज़ आई। एक नॉर्मल दिखता आदमी डार्क हेयर और जीन्स में मुस्कुराते हुए जलते पर्दों को देख रहा था। उसने ही किया था। अब तो मुझे यकीन हो गया था ये सब नताशा जैसे ही कुछ कर सकते हैं। पहली बार जब ये लोग टीना के फ्लैट में आए थे, मेरी हिम्मत थोड़ी डगमगाई थी।
मुझे समझ आ गया था हम सिर्फ इसीलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो चाहते हैं। हम बड़े मुसीबत में थे। टीना चुप हो गई। नताशा फिर से बोलने लगी। अमन ही असली लीडर था। न्यूज़ में जो फेक लोग होते हैं उन जैसा नहीं। वो हमें पीस और हार्मनी का रास्ता सिखा रहा था, लेकिन उसने कभी मना नहीं किया कि पीस के लिए नॉन बिलीवर को मिटाना पड़ेगा। उसने हमें सिखाया था कि अपने अंदर के अंधेरे को अपनाओ, उसे कंट्रोल करो ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सको। उसके हाथ से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे कि फायर हो सकता है उसकी बातें कल जैसी लग रही हो, लेकिन उसके पावर झूठ नहीं हो सकते। सब कुछ तब बिगड़ा जब अमन और शुभम में एक रात बहुत जोरदार लड़ाई हुई और किसी ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो शुभम ने हमें भाग जाने को बोला। वैसे भी हम ये बिल्डिंग छोड़ने की प्लानिंग कर ही रहे थे। हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती। ये जगह अजीब है, पर हमारे पास तुरंत कोई जगह नहीं थी। पुलिस पहले से ही हमसे नाराज़ थी, पिछले प्रॉपर्टी में ओवर क्राउडिंग की वजह से। अमन बहुत गुस्से में था। हमने एक फ्लैट में बैठकर सोचा किसने पुलिस को बताया होगा। मुझे शक था नेक्स्ट डोर वाली माया पे। हमेशा नॉक करना, आवाज़ कम करने कहना, स्पिरिचुअल सेशन में तंग करना। अमन किसी पे पक्का फैसला नहीं कर पाया। बस ये तय था कि वो उसी फ्लोर का होगा। तो उसने हमें ऑर्डर दिया, उस रात वापस जाओ और पूरे फ्लोर को ख़त्म कर दो, हर नॉन बिलीवर को। जैसे तुम जानते हो। हमने उसका हुक्म माना। हमें उनकी चीखों में मज़ा आया जब उनके दरवाज़ों के पीछे से आदमी, औरतें और बच्चे जलते हुए दिखे। पहली बार अपने ताकत को पूरा इस्तेमाल किया और हम इतने पावरफुल हैं ये महसूस हुआ। पर जब हम हॉल से निकले और स्टेयरवेल में आए तो ये बिल्डिंग ने एक और बार हमें धोखा दिया। मुझे याद नहीं कितनी बार हमने उन सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश की, पर हर बार वही फ्लोर वापस आ जाते थे। सीढ़ियाँ हमें जाने ही नहीं देती थी। फिर आग स्टेयरवेल तक पहुँच गई और हम भी उन्हीं लोगों के साथ जल के मर गए। हम मर गए पर चले नहीं गए। हम बिल्डिंग के अंदर ही अटके रहे। जले हुए फ्लैट्स, हॉलवेज, हम इधर उधर भटक रहे थे, पर बिना बुलावे के कहीं और जा नहीं सकते थे। बहुत बुरा था। हमने पहले तो कुछ किया नहीं, बस अमन के आने का इंतज़ार करते रहे। 2 महीने बीत गए पर अमन नहीं आया। सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन आई। एक अखबार का टुकड़ा बिल्डिंग के दरवाजे से नीचे की तरफ घुसा दिया गया। हेडलाइन न्यूज़। टावर ब्लॉक रेसिडेंट विनोद मेहरा की जानकारी एक लोकल कल्ट लीडर को ड्रग चार्जेस में जेल भिजवाने में काफ़ी मायने रखती थी। मैंने ज़ोर से अंदर सांस खींच ली। यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं पूनम के बारे में रिसर्च करते वक्त कैसे मिस कर गई। शायद उस समय लोकल न्यूज़ ऑनलाइन इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी। नताशा ने मेरा शॉक्ड फेस देखा और उसकी स्माइल और ज़्यादा चौड़ी होगी। बुढ़ी ने ये नहीं बताया होगा ना तुम्हें? उसने पूछा। लेकिन ये सवाल नहीं था, एक ताना था कि उसका पति ही हमारे यहाँ होने की वजह है। तब हमने वाकई में दिक्कत पैदा करनी शुरू कर दी। जो कर सकते थे किया ताकि पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश हो जाए। लेकिन उनको जल्दी ही पता चल गया था कि हम तभी अंदर आ सकते हैं जब हमें बुलाया जाए। हमने तभी रुकने का फैसला किया जब पूनम ने एक तरीका ढूंढ निकाला जिससे कि हम दूसरी बार मर सकते थे और फिर वापस नहीं आते। उसने हमारे ग्रुप के 2 लोगों को मार दिया। वो अकेली थी जो हमें रोक सकती थी। जब तक वो थी हम कुछ नहीं कर सकते थे। सब कुछ रुक गया था। एक समझौता सा बन गया था, पर वो चली गई। हम उस समझौते का सम्मान करने वाले थे तब तक जब तक तुमने मुझे चाकू नहीं मारा था। अब पूनम तो जा चुकी है, अब तो सब कुछ अलाउड है। जैसे जैसे नताशा का गुस्सा बढ़ता गया उसके ग्रुप के लोग भी बेचैन होने लगे, जैसे सब एक ही दिमाग से चल रहे हों। पूरी शांति एकदम से टूट गई। हर कोई हिलने लगा, आवाज़ें करने लगा। मुझे पता भी नहीं चला कब एक लड़की टीना और बच्चों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो जब पास पहुंची तब मेरी नज़र गई। एक टीनेज सी लड़की थी, पतली, सुंदर, लेकिन कुछ अजीब सा था उसमें। जैसे वो 1 मीटर अंदर आई, अदिति एकदम से सख्त हो गई। उसके नाखून जो अब पंजे बन चुके थे और लंबे और तेज हो गए। उनके किनारे तेज और भयंकर थे। उसकी आंखों के काले गड्ढे और गहरे हो गए, अगर हो सकते थे तो। उसने मुंह खोला और अंदर डरावने दांतों की पूरी लाइन थी। खून उन दांतों के जर में जमे हुए थे, जैसे वो भी एक सांस में उग आए हों। अदिति एक छलांग में उस लड़की पे चढ़ गई। उसके चेहरे पर पंजे मार दिए, आंखों के ऊपर गहरी चील डाल दी।
आदित्य उसके चेहरे से चिपक गई थी जैसे उसके पंजे दीवार में घुस गए हों। आदित्य ने भीड़ को संभाला, उसके भी पंजे निकल आए थे और वो उन पे झपटा। सब डर के भाग गए और हर तरफ आग फैलने लगी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। सब कुछ एकदम से हाथ से निकल गया था। दोनों बच्चे 15 मरे हुए सुपर ह्यूमन कल्ट वाले से लड़ रहे थे और जीत रहे थे। नताशा भी भाग गई, लेकिन भागते वक्त भी मेरी आंखों में आंखें डाले रखी। फ्लैट से निकलती हुई उसने चीख के कहा, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और मुझे पता था, वाकई ख़त्म नहीं हुआ है। उस रात मैं टीना के सोफे पे ही सो गई। हमने जितनी जली हुई चीज़ें थी उन्हें अलग किया, साफ़ किया, कुछ चीज़ें बाहर फेंक दी और सुबह होने से कुछ टाइम पहले थक कर सो गए। बच्चों के पंजे गायब हो गए थे और वो वापस अपने पुराने रूप में आ गए थे। कॉरिडोर में शैतानी कर रहे थे। वो अभी छोटे थे, समझने लायक नहीं थे। मैं ज़्यादा सोई। सुबह जब मेरी आँख खुली तब टीना सो रही थी। मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप अपने फ्लैट की तरफ चल दी। दिल में बस एक यही दुआ थी कि रास्ते में कुछ अजीब ना हो। शायद सीढ़ियों ने मेरी दुआ सुन ली थी, क्योंकि इस बार वो स्किप नहीं हुई। मुझे नहीं पता चल पाया कि मैं किस समय टीना के घर से निकली और अपने दरवाजे पे किसी जान पहचान वाले चेहरे से टकरा गई। पोस्टमैन इकबाल वहाँ खड़ा था, लेटर छोड़ता हुआ। हे बेटा, उसने मुझे देखते ही आवाज़ दी। मुझे बात करनी है, प्लीज़ अंदर आओ ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, बहुत ज़रूरी है, मैंने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कल रात क्या हुआ, नताशा का बदलाव और कैसे मैं उसकी नफ़रत का सेंटर बन गई हूँ। मैं उसे लिटरली घुटनों पे गिरकर पूछने लगी, बताओ ना कैसे इन लोगों को ख़त्म करूँ। लेकिन उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। उसने सिर्फ इतना कहा, दरवाज़ा बंद रखना, किसी को अंदर मत आने देना, तभी बचा जा सकता है। मैंने उन लोगों को मारने की बात की तो उसका चेहरा एकदम से स्टिफ हो गया। उसने तो पूनम से पूछने का भी सजेशन नहीं दिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा, झूठा, फेक, जैसे वो भी कुछ छुपा रहा हो। मैं उस पर भरोसा करना चाहती थी, बहुत करना चाहती थी, अर्जुन के बारे में इतना वनरेबल होने के बाद। लेकिन अगर पूनम मेरा ये सच छुपा सकती थी कि विनोद ने क्या किया और मरने का तरीका भी कभी नहीं बताया, तो क्या वो भी झूठ हो सकती है? क्या मैं इकबाल का भरोसा कर सकती हूँ? जब उसने मुझे कोई मदद नहीं दी तब अंदर से एक आवाज़ आई, इसे फ्लैट से निकाल दो, मुझे सब कुछ खुद समझना पड़ेगा। मैंने बहाना बनाकर वापस उसे उसकी पोस्ट राउंड पर भेज दिया। पूनम ने मुझे कुछ रूल्स दिए थे, लेकिन बहुत कुछ छुपाया भी। कैसे पता कि मैं सिर्फ उसकी किसी गेम का मोहरा नहीं थी, एक पपेट उसकी फैंटेसी में। उसने अपनी पोती को सालों तक एक केज में बंद करके रखा हुआ था। हो सकता है उसे लोगों को दर्द में देखना अच्छा लगता हो, पर मैं हार नहीं मानने वाली थी। नताशा नहीं जीतने वाली थी। मैंने सोच लिया था आज की कमेटी मीटिंग में मैं जाने वाली हूँ। मुझे नताशा के खिलाफ एक आर्मी खड़ी करनी है। मुझे पूनम की हेल्प नहीं चाहिए, ना उसके रूल्स। अगर मेरे पास लोगों का सपोर्ट हो तो मैं ये अकेली भी कर सकती हूँ। मैं पूरी सुबह बस यही सोचती रही। एक के बाद एक कॉफ़ी का मग मेरे सामने पड़ते जा रहा था मुझे जगाए रखने के लिए। जब पोस्टमैन चला गया और मैं अकेली रह गई तो मेरे ख्याल और ज़्यादा ज़ोर से दिमाग में घूमने लगे। मैं नताशा और उस कल्ट के बारे में सोच रही थी। बच्चों के रात के नाटक, कमेटी मीटिंग, अर्जुन और उसकी यादों का दर्द, नैना और उसका जलता हुआ चेहरा, और मिस्टर पटेल जो अब वैसे ही जानवरों जैसी आवाज़ें निकाल रहे थे जैसा रूल्स में लिखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उस नोट के बारे में सोच रही थी जो मुझे मूव इन वाले दिन मिला था। उसने सब कुछ बदल दिया। मेरा पूरा जीवन अब अलग था। मैं अकेली थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा नया घर मुझे हर कोने से अटैक कर रहा हो। मैंने वो नोट कई बार दोबारा पढ़ा, कॉफ़ी के साथ। मुझे किराए की चिंता हो रही थी। बजट टाइट था लेकिन मैनेजेबल था। यहाँ अभी स्कूल बंद है, लेकिन एक ट्रेनिंग टीचर होने के नाते स्कूल से मुझे थोड़ा पेमेंट समझ में मिलता है। किराया कम है और अगर मैं एक दूसरी समर जॉब कर लूँ तो अर्जुन के बिना जैसे तैसे करके मैं घर चला सकती हूँ। ये अजीब लगा, लेकिन एक पल के लिए कुछ नॉर्मल चिंता करना अच्छा लग रहा था। चाहे मुझे अपनी सर्वाइवल की चिंता करनी चाहिए थी और उन अनेक एंटिटीज़ की जो मुझे मारना चाहते थे। मैं ज़्यादा देर तक अपने थॉट्स में नहीं डूबी रही। मुझे कमेटी मीटिंग के लिए तैयार होना था। पिछली रात के हादसों और पूनम के प्रति बढ़ते हुए विश्वासघात के बाद ये ज़रूरी था कि मैं अपने नेबर्स को अपनी साइड पे लूँ, अगर मुझे इन पोस्टर्स से छुटकारा पाना है तो। मीटिंग दोपहर 12 बजे फ्लैट 31 में थी।
एंट्रेंस के पास एक कम्युनल नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा था, जिसे देखकर मुझे सुकून मिला, क्योंकि टीना ने मुझे पहली बार मिलने पे टाइम नहीं बताया था और उसके बाद सब कुछ काफ़ी हेक्टिक रहा। 11:55 पर मैं अपने फ्लैट से निकल गई और कॉरिडोर में आई। इतने सारे नेबर्स मैंने पहली बार देखे थे, लेकिन मिस्टर पटेल अब भी आवाज़ें निकाल रहे थे और मुझे हैरानी हुई जब देखा कि कॉरिडोर में हर एक इंसान उसके दरवाजे के पास से बिना कुछ महसूस किए निकल गया हो, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। मैं फिर से सोचने लगी, स्टेयर्स या लिफ्ट, लेकिन हमेशा की जैसे इस बार भी स्टेयर्स जीत गए। मैं अब भी लिफ्ट में जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ अर्जुन की मौत हुई थी और इतने स्टेयर्स लेने अल्टीमेटली मेरी बॉडी को फिट भी कर रहे थे। फ्लैट 31 माला जोशी और उसके हस्बैंड अरुण का था। माला एक बुजुर्ग लेडी थी, उन्होंने घर पर ही केक बनाया था। दूसरे नेबर्स भी कुछ बिग चीज़ें लाए थे। एक स्कूल फेयर जैसा माहौल फील हो रहा था। फ्लैट 70s के स्टाइल में सजाया हुआ था। मैं एक डस्टी प्लास्टिक वाली गार्डन चेयर पे बैठ गई, उन्हीं चेयर्स में से एक जो माला ने काफ़ी इकट्ठी करके रेसिडेंट्स के लिए रख दी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी कम्युनिटी का पार्ट महसूस कर रही थी। मैं मुस्कुराई जब मैंने टीना, आदित्य और अदिति को अंदर आते देखा। नून चेहरे देखकर अच्छा लगा। मुझे लोग देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि मैं कौन हूँ। शायद यहाँ नए नेबर्स आना आम बात नहीं थी। आदित्य मेरे पास भागकर आया, मुझे गले लगाया और मेरे बगल वाली चेयर पे बैठ गया। कितना प्यारा लग रहा था। टीना ने मुस्कुराते हुए मेरी दूसरी तरफ सीट ले ली और अदिति अपने भाई के बगल में बैठ गई। उसकी आंखों में फिर वही पपी डॉग वाला लुक था, अब क्लॉज भी नहीं थे। मैं खुश हूँ तुम आई, टीना ने थोड़ा ज़ोर से कहा, ताकि दूसरे लोगों की आवाज़ के बीच में मुझे सुनाई दे। मैं चाहती हूँ कि तुम टावर ब्लॉक का अच्छा पहलू भी देखो। हम सच में इतने बुरे नहीं हैं। उसने थोड़ा नर्वसली हंसा, शायद अपने सेंटेंस की आयरनी समझ गई थी। टीना, मुझे मदद चाहिए। हमें उन लोगों को वापस आने से और लोगों को डराने से रोकना होगा। ब्लॉक अब और ऐसे नहीं चल सकता है। मैं उसे अपनी अटेंडेंस की असली मकसद क्लियर करना चाहती थी। अब बदलाव लाना ज़रूरी था, लेकिन अगर तुम उन्हें अंदर नहीं बुलाती हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने बच्चों से बात की है, उन्हें समझा दिया है कि ऐसा दोबारा नहीं करना। वो लोग डेंजरस हैं। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन जब वो लोग भाग गए तो दिक्कत बढ़ गई। बच्चे अब सोच रहे हैं कि वो अब अमर हैं। सुबह से कह रहे हैं कि वो लोग बैड गाइज को मार डालेंगे। उसकी आंखों में हार सी थी, लेकिन वो सच कह रही थी। कल्ट वाले ट्विंस से सच में घबरा गए थे। शायद इनमें कोई राज हो। मुझे पता था वो मर सकते हैं, सिर्फ ये समझना था कैसे। लेकिन जब मैंने आदित्य और अदिति को देखा तो उन पर यह रिस्क लेना मुश्किल लगा। मैं सीधा जाकर पूनम से पूछ सकती थी, लेकिन सच कहूँ तो अब मैं उससे कोई लेना देना नहीं चाहती थी। उसकी बातें अब मुझे झूठी लगने लगी थी। फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम उन्हें दूर रख पाती हो। हम सब डर के साए में नहीं जी सकते। तुम्हारे बच्चे ही इस बिल्डिंग में नहीं हैं। मैं रूम में बैठे लोगों को देखकर कह रही थी, और मुझे नहीं लगता कि सब बच्चे स्पेशल हैं जैसे तुम्हारे हैं। अगर किसी और फैमिली के बच्चों ने भी हाइपर होकर कुछ कर दिया तो क्या पता किसी और का घर भी जल जाए। मैं देख सकती थी टीना के दिल में ये बात लग गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तुम सही कह रही हो। माला चेयर वुमेन है और थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम एनी अदर बिजनेस के अंडर ये मुद्दा उठा सकती हो। उसने भरी आवाज़ में कहा। ये लो, बाय द वे। उसने मुझे एक प्रिंटेड पेपर दिया। एनी अदर बिजनेस थोड़ा डल लगा, लेकिन चलो बात तो उठ जाएगी। मैंने ध्यान से एजेंडा पेपर पढ़ा। फॉर्मली लिखा हुआ था, हर फ्लैट या फ्लोर के अपने अजीबोगरीब प्रॉब्लम थे, लेकिन उतने ही अजीब जितने मेरे थे। मीटिंग का एजेंडा सिर्फ 6 पॉइंट्स में था और AOB 7th पॉइंट के रूप में इंक्लूड किया गया था। एजेंडा कुछ ऐसा था। नंबर 1, वेलकम और इंट्रोडक्शन, साथ ही उन लोगों के लिए माफ़ी जो एब्सेंट थे। नंबर 2, 11th फ्लोर की फ्लिकरिंग लाइट्स को रिप्लेस करना। ये लाइट्स वहाँ के पेट्स और बूढ़े लोगों को अजीब और वॉयलेंट बिहेवियर दे रहे हैं। नंबर 3, फ्लोर 5th के स्टेयरवेल के नीचे बैठे आदमी को एक फॉर्मल रेसिडेंट लेटर देना जो कभी वहाँ से हिलता ही नहीं। नंबर 4, फाइनेंस, जनरल मेंटेनेंस और एनुअल बारबेक्यू के लिए बजट डिस्कस करना। नंबर 5, फ्लोर 14 तक जाने वाली स्लिपरी स्टेयर्स और उससे होने वाले हेल्थ और सेफ्टी हैजर्ड्स। नंबर 6, मिस्टर पटेल के फ्लैट नंबर 48 की साउंड प्रूफिंग। मुझे तसल्ली मिली ये जानकर मैं अकेली नहीं हूँ इन सब अजीबो गरीब हादसों के सामना करते हुए।
लेकिन ये भी समझ के मेरी रूह कांप गई कि सिर्फ मेरा फ्लैट नहीं, पूरी बिल्डिंग ही अजीब है। सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि जब मैं उस आदमी के बारे में सोच रही थी जो हर बार फ्लोर 5th के नीचे दिखाई देता था जब मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही होती थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो हर बार वहीं खड़ा होता है बिना हिले। मीटिंग की शुरुआत एक तेज आवाज से हुई, चम्मच के कप से टकराने। 70s के थीम वाले छोटे से फ्लैट में अब तक लोग भर चुके थे। गार्डन चेयर्स खत्म हो गई थी, कुछ लोग खड़े थे। माला जोशी एक फ्लोरल आर्म चेयर पे बैठी हुई थी, उससे वो खड़ी हुई, अपने कप के बाहर चम्मच मारकर सबका ध्यान खींच लिया। वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट टाइम के एक स्ट्रिक्ट टीचर की याद दिला रही थी, एक ऐसी टीचर जो सिर्फ एक नज़र डालकर पूरी क्लास में सन्नाटा ला देती। चलिए शुरू करते हैं सब लोग, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ तेज़ हो रही थी जब तक पूरा रूम चुप सा ना हो गया हो। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करेंगे। फ्लैट 2 की जीतू और सत्या ने माफ़ी भेजी है और मिस्टर पटेल ने भी, एज ऑलवेज। आज एक नया चेहरा भी हमारे बीच है जो आप सब ने ज़रूर नोटिस किया होगा। उसने मेरी तरफ हाथ से इशारा किया, लेकिन मेरी तरफ सीधा देखा नहीं, जैसे मैं बस एक टॉपिक हूँ डिस्कशन पॉइंट के लिए। फिर उसने सीधा मुझे एड्रेस किया। खड़ी हो जाओ बेटा, अपना परिचय दो। हमें खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, एक तरह का पैनिक महसूस हो रहा था। मुझे भीड़ में खड़ा होना कभी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हुई। हाय, मेरा नाम किरण है, मैं फ्लैट 42 में रहती हूँ। अपने हस्बैंड अर्जुन के साथ शिफ्ट हुई थी, लेकिन उसकी लिफ्ट में मौत हो गई उन अजीबोगरीब चूहे जैसे क्रिएचर्स के हाथों जो यहाँ रहते हैं। जो लोग जली हुई फ्लैट में रहते हैं वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते, और उनमें से एक मुझे मारना चाहता है। और हाँ, मेरा विंडो क्लीनर जो रोज़ मेरे फ्लैट के बाहर आके नॉक करता है, उसे देखकर मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखें फोड़ दूँ। खैर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब लोगों ने एक हल्की सी गैस्पिंग आवाज़ निकाली। मैं तुरंत बैठ गई, शर्म से पागल हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन शायद इस ऑर्डरली प्रॉपर मीटिंग का स्ट्रक्चर मुझे ओवरवेल्म कर रहा था। ऐसे केओस में जब कोई सिस्टम दिखाई देता है ना, तो दिमाग में कुछ अलग ही रिएक्शन होने लगता है। मेरे लिए पहली बार इस पूरे सफ़र में वो मोमेंट एक मेल्टडाउन बन गया। मैं बैठते ही रो पड़ी। मेंटल थकान, गिल्ट, सब कुछ एक साथ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना एक मौका खो दिया, नताशा के खिलाफ एक आर्मी बनाने का। टीना ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रूम में छाई ऑकवर्ड साइलेंस को माला ने तोड़ा। तुमसे मिलके अच्छा लगा किरण। मुझे मालूम है इस बिल्डिंग में रहना कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमने पहले ऑक्यूपेंट से कहा भी था कि जब तुम शिफ्ट करो तो हमें इंटरवीन करने दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब लगता है हमें नए टेनेंट्स के रूल दोबारा देखने चाहिए। तुम्हारे पार्टनर के जाने का हमें दुख है। लिफ्ट वाली सिचुएशन वाकई में अनफॉर्चुनेट थी। उसके अंदाज में एक अथॉरिटी थी, लेकिन उसके शब्दों में कोई फीलिंग नहीं थी, जैसे कोई करप्ट नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलतियां कवर कर रहा हो। उसने फिर इंट्रैक्शन स्किप कर दिया, शायद मेरी वजह से। मीटिंग फिर से आगे बढ़ने लगी और कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर मेरे सामने आने लगे। मेरी फेवरेट थी एक पंजाबी लेडी, मिसेस चड्डा। उसने माला के ये कहने पर कि फ्लोर 11 के लाइट्स के लिए बजट नहीं है, माना ही नहीं। वो उठकर खड़ी हो गई और अपने शर्ट को उठाकर अपने पेट पर एक गहरा बाइट मार्क दिखाया, जो उसके कुत्ते ने उस वक्त काटा था जब लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। जब माला ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने अपने पैंट्स उठाकर दिखाई। पैर में एक छोटी लेकिन डरावनी बाइट मार्क दिखाई दे रही थी। ये उसकी बुजुर्ग माँ ने काटा था जो उसके साथ रहती है। लेकिन माला फिर भी नहीं झुकी। मीटिंग ख़त्म होने में बहुत वक्त लग गया और मेरा ध्यान इतना ज़्यादा अपने गोल पर नहीं होता तो शायद मैं दूसरे फ्लैट्स की अजीब हालत सुन के मज़ा लेती, थोड़ा एंगेज होने की कोशिश करती, पर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। जब चेयरवुमन ने पूछा कि क्या किसी और के पास कोई बात है, तो उसने जल्दी से सबको देखा। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई और उसकी नज़र सीधा मेरी तरफ आई। मेरे हाथ कांप रहे थे और पूरी बॉडी मेरी ठंडी स्वेट से भरी हुई थी। किरण, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं डियर? उसने थोड़ा मजाक भरे लहजे में पूछा। मैं उन लोगों को यहाँ से निकालना चाहती हूँ जो जली हुई फ्लैट से होने का बहाना करते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ जो डर के साथ जीती हूँ, मैंने हिम्मत से कहा, दोबारा टूटने से बचने की कोशिश करते हुए। डियर, हमने इस मुद्दे पर कई बार बात की है और ये एजेंडा ही हटा दिया गया है। मुझे पता है आप नहीं हो, पर हम इस बिल्डिंग की कुछ प्रॉब्लम्स पर कुछ नहीं कर सकते।
आपको बस इन लोगों को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए जैसे हम सब करते हैं। पर ये काफ़ी नहीं है, कल रात टीना के बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान है। अगर किसी और का बच्चा करता है तो शायद वो बच ना पाए। एक ने मेरी दोस्त को इतना जला दिया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है। कुछ लोग मेरी बात से सहमत होकर आवाज़ें करने लगे। जो अकेली इस मामले को संभाल पाई वो पूनम है, और उस औरत ने अपना तरीका कभी किसी से शेयर नहीं किया। हमने कोशिश की है। आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, याद रखिए आप यहाँ नहीं हैं, माला ने डांट कर कहा। उसने जितनी बार मुझे नई नई कहकर एड्रेस किया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं तैयार हूँ, मिसेस चड्डा ने ज़ोर से कहा। वो पहले से ज़्यादा मजबूत लग रही थी। मैं खुश थी कि वो मेरे साइड थी। जब वो आगे बढ़ी तो कुछ और लोग भी आगे आए। हमारे पास 5 लोग थे, मैं और 4 और। एक सब कमेटी बन गई जो इन धोखेबाजों को भगाने की कोशिश करेगी। माला को ये पसंद नहीं आया पर उसने मना नहीं किया। मैं, मिसेस चड्डा, टीना, शांति और 2 आदमी, आरव एंड लव, जो फ्लोर 8 से थे, कमेटी में थे। लव ज़्यादा बोलने वाला था और आरव चुप रहता था। मैंने उन्हें अपने फ्लैट में बुलाया। अब किसी को भी अपने घर में बुलाना मुझे एंग्जाइटी देता था। मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा कि शायद मैं कोई गलत लोगों को तो बुला नहीं रही हूँ। मुझे लगता था कि मैंने सही लोगों को बुलाया था। आदित्य और अदिति टीवी के सामने अपने कमरे में बैठ गए ताकि वो बात ना सुने। वो बच्चे हैं पर उनके होने से मुझे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। हमने घर आकर हर तरीके से बात की कि उन फेक लोगों को किस तरीके से मार सकते हैं। लव ने बहुत अजीबोगरीब तरीके दिए। उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से ठंडा कर देते हैं, या लिफ्ट में 1:11 से 3:33 तक बंद कर देते हैं। मैं डर रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने ना लगे, वो हमारे पीछे ना आ जाए, पर वो नहीं आए। हमारे पास प्लानिंग का समय था, पर कोई भी आइडिया पॉसिबल नहीं लग रहा था। मैंने सब कुछ बताया, पूनम से मेरी बात, कल रात टीना के फ्लैट में जो हुआ, सब मिसेस चड्डा ध्यान से सुन रही थी। दीपक मदद करता, वो एक अच्छा आदमी था। जब लाइट्स फ्लिकर करते तो रात में मेरा डॉग वॉक पर लेकर जाता था। वो गार्डनर के बारे में बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मैंने पूनम से सुना था, वो कहती है कि जब गार्डन तोड़ दिया गया तो दीपक चला गया। मैंने बोला, वो बहुत बुरा टाइम था जब वो गया। वो औरत जो पहले यहाँ रहती थी उसने उसका गार्डन तोड़ दिया था। मुझे पता है कि वो अपनी पोती के लिए शोक मना रही थी, पर मुझे पता था कि दीपक सिर्फ मदद करना चाहता था। शांति ने कोने से बोला। वो पूरे समय चुप थी। वो वजह था कि लिफ्ट के वो डरावने क्रीचर्स हमारे घर में आना कम हो गए। मेरा एक भाई था, उसका मरना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है। वो सिर्फ 4 साल का था। मैं शॉक्ड हो गई जब उसने अपनी कहानी सुनाई। शांति की आंखों में दर्द था और उसका अपने भाई के बारे में बोलना उन आंखों को और भारी कर रहा था। एक और बात मैं नहीं समझती, अगर तुम लोगों ने ज़्यादातर केचर को मार दिया था तो फिर पूरा क्यों नहीं किया? एग्रीमेंट का मतलब ही क्या था? मैंने गुस्से में बोला। अर्जुन की याद मेरे दिल में थी। मिसेस चड्डा हंसी। टीना उसकी तरफ देखने लगी। किसी ने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई क्या? शांति ने आंसू बहाते हुए पूछा। क्या मतलब? ये बात मुझे पागल कर रही थी। कुछ भी सिंपल नहीं था। कैसे मैं किसी और पे भरोसा कर सकती हूँ? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने फिर से पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। शांति ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। वो एग्रीमेंट जो तुम लोग समझ रहे हो वो सिर्फ एक हिस्सा था इस बिल्डिंग की कहानी का। जब दीपक चला गया तब से बहुत कुछ बदल गया है। वो क्रिएचर्स जो लिफ्ट में हैं वो उस पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना कि वो लोग जले हुए फ्लैट में हैं, वो तो सिर्फ शुरुआत है। उनकी आंखों में डर और दर्द दोनों था। मैंने सोचा था कि ये बिल्डिंग सिर्फ एक जगह है जहाँ लोग रहते हैं, पर अब लगता है ये एक जंग का मैदान है। हम सब यहाँ सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये सब क्यों? ये लोग कौन हैं? और वो एग्रीमेंट क्या था? मैंने बेचैन होकर पूछा। शांति ने मुझे देखते हुए कहा,
एग्रीमेंट एक समझौता था जिसमें ड्रैगन क्रीचर्स और लोगों के बीच एक बंधन बनाया था। उस बंधन ने क्रीचर्स को कुछ हद तक रोका था, पर जैसे ही दीपक चला गया वो सारा एग्रीमेंट और बंधन कमज़ोर पड़ गया, और तब से ही ये लोग जो झूठ बोलते हैं कि वो जले हुए फ्लैट से हैं, वो अपना असली चेहरा दिखाने लगे। ये लोग असल में क्या चाहते हैं? मैंने थोड़ा डर कर पूछा। मिसेस चड्डा ने बीच में बोला, ये लोग बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, हर किसी को डराकर हर किसी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, और वो हमसे अलग नहीं है जो यहाँ रहते हैं। मैं सोच में पड़ गई। ये सब सुनकर मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे ये बिल्डिंग एक खौफनाक राज में लिपटी हुई है जिसका सच में समझ के भी समझ नहीं पा रही हूँ। हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपने आप से पूछा। आरव ने पहली बार बोला, हमें उन लोगों का सामना करना होगा जिसे तुम लोग कल्ट वाले कह रहे हो, और हमें ये काम सबसे पहले करना होगा कि हम अपने आप को और अपने घर को सुरक्षित बनाएं। लव ने ज़ोर से कहा, और हमने जो भी प्लानिंग की है वो बस शुरुआत है। हमें इस जंग में तैयार रहना होगा। माला अब तक चुप थी, पर उसने आखिर में कहा, मैं तुम लोगों को रोक नहीं सकती, पर मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। ये बिल्डिंग सिर्फ एक मकान नहीं, ये एक ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में हर फैसला आसान नहीं होता। हम सब ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरे पर डर और इरादा दोनों था। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में 2 दिन में वापस से लेके आऊँगी। अब हमें आगे ये पता चलेगा कि आखिर ये 4-5 लोग मिल कर के करते क्या हैं। क्या ये उस क्रिएचर से लड़ पाते हैं, या फिर वो जो बहरूपीय लोग हैं जो उन फ्लैट में रहने की कोशिश करते हैं उन्हें हरा पाते हैं। इसके मेक श्योर कि आप इसका पार्ट 6 ज़रूर देखें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, ये सीरीज़ कैसा है। और मैंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि अब मैं डेली शॉर्ट्स भी पोस्ट करूँगी जिसमें 1 मिनट हॉरर स्टोरी होगी, जो रोज़ आपको 6:30 बजे एग्जैक्ट मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप उन शॉर्ट्स को भी देखो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।